आप सभी का एक बार फिर से स्टडी विथ अनिल सर यूट्यूब चैनल में स्वागत है। यह वीडियो भूगोल एवं पर्यावरण विषय के लिए अति महत्वपूर्ण है। इस समय मौसम एवं जलवायु टॉपिक चल रहा है। मौसम एवं जलवायु टॉपिक का ये दूसरा पार्ट है। पहला पार्ट अभी आप नहीं देखे होंगे तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक दे देंगे, उसको ज़रूर देख लीजिएगा। उसके बाद इस वीडियो को देखिएगा। तो मौसम एवं जलवायु का पार्ट 2 है। पहले पार्ट में आपको मौसम के बारे में चर्चा किए थे कि मौसम की अर्थ परिभाषा और उसके कारक क्या हैं। अब इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि जलवायु किसे कहते हैं, जलवायु का अर्थ क्या है, परिभाषा क्या है, उसके कारक, प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं, तत्व कौन से हैं। तो इस वीडियो को आप ज़रूर देखिएगा, ये वीडियो आपके लिए अति महत्वपूर्ण है। तो आइए सबसे पहले हम मौसम एवं जलवायु में जलवायु के बारे में आज चर्चा करते हैं कि जलवायु कहते किसे हैं। देखिए शुरू करते हैं जलवायु को। जलवायु दो शब्दों से मिलकर बना है, जल और वायु। जल और वायु अर्थात कहने का तात्पर्य है कि किसी स्थान की जलवायु का अध्ययन करने के लिए वहाँ की वर्षा और हवा की दशा को ज्ञात करना आवश्यक है। तो आइए देखिए जलवायु के बारे में जानते हैं हम कि किसी बड़े भूभाग पर मौसमी दशाओं के दीर्घकालीन योग को जलवायु कहते हैं। यह मौसम के विपरीत होती है, अर्थात किसी स्थान की जलवायु ज्ञात करने के लिए उस क्षेत्र में लंबे समय तक मौसम की दशाएं ज्ञात करनी पड़ेंगी। जैसा कि आप लोगों को बताए थे कि मौसम किसे कहते हैं, तो मौसम में आप लोगों को हम बताए होंगे कि वायुमंडलीय दशाओं के अल्पकालिक योग को मौसम कहते हैं। तो वायुमंडलीय दशा होती क्या है, तो उसमें आपको बताए होंगे कि वर्षा, तापमान, वायु, आर्द्रता, इनको हम वायुमंडलीय दशा कहते हैं। तो मौसम क्या होता है, अल्पकालिक होता है, क्षणिक होता है, 2 दिन 4 दिन सप्ताह भर का होता है। लेकिन जलवायु क्या होता है, देखिए यहाँ लिखा है उस क्षेत्र में लंबे समय तक की मौसम दशाएं, माने यही जो मौसम आप देख रहे हैं वो लंबे कुछ दीर्घ समय के लिए दिखाई दे, उसी को हम क्या कहते हैं, जलवायु कहते हैं। अर्थात एक लाइन में कहा जा सकता है कि मौसम के दीर्घकालीन स्वरूप को क्या कहते हैं, जलवायु कहते हैं। तो मौसम की जो दशाएं हैं, अगर वह कुछ आपको लंबे समय के लिए आपको दिखाई दे, वो हमको जलवायु के नाम से जानते हैं। जैसे मान लीजिए तापमान किसी क्षेत्र विशेष का है और यह कुछ समय के लिए तापमान अधिक ऊंचा रहता है, तो तापमान ऊंचा रहेगा तो वहाँ की जलवायु क्या रहेगी, गर्म रहेगी। तो गर्म रहेगी तो उस क्षेत्र का, उस प्रादेशिक संरचना की जलवायु गर्म है, तो इसलिए उसको हम जलवायु के नाम से, क्लाइमेट के नाम से जानते हैं। और किसी मान लीजिए क्षणिक 2 दिन के लिए 4 दिन के लिए मौसम परिवर्तन हुआ, एक ठंडा हो गया यानी वर्षा होना प्रारंभ हो गया, तो ये सब क्षणिक होता है। तो क्षणिक होते हैं तो उसको हम मौसम कहते हैं। लेकिन यही हमको दीर्घकालीन 2 महीना 3 महीना साल भर तक का अंतर देखने को मिलता है, इसी को हम जलवायु कहते हैं। आइए जलवायु के परिभाषा के बारे में जानते हैं। आपके परीक्षा में आता है तो जरूर जलवायु की परिभाषा को किसी न किसी एक भूगोलविद की परिभाषा जरूर आप लिखिएगा। तो हम यहाँ पर त्रिवाथा के अनुसार यहाँ पर आपको बताने जा रहे हैं जलवायु की परिभाषा। त्रिवाथा ने कहा है, जलवायु प्रतिदिन की ऋतु अवस्थाओं के विभिन्न रूपों का सम्मिश्रण या सामान्यीकरण है। कह रहे हैं कि जलवायु प्रतिदिन की ऋतु अवस्थाओं के विभिन्न रूपों का सम्मिश्रण या सामान्यीकरण, मैंने जितनी आप देख रहे हैं जलवायु में जो ऋतु की अवस्थाएं हैं, इसी का क्या है, मिला जुला सम्मिश्रण है। ये त्रिवाथा के अनुसार है। तो परीक्षा में किसी न किसी एक व्यक्ति की परिभाषा आप जरूर लिखिएगा। अब आते हैं हम जलवायु के तत्वों के बारे में चर्चा करते हैं कि जलवायु के तत्व कौन कौन से हैं। जैसे आप मौसम के तत्व पढ़े, वैसे ही जलवायु के भी तत्व हैं। मौसम में क्षणिक था, जलवायु में दीर्घकालिक होता है। तो देखिए जलवायु के तत्व में सबसे पहला आता है तापमान, टेम्परेचर। तापमान क्या है, तो आप जानते हैं कि जो हमारा ये वायुमंडल है, वायुमंडल में किसी वस्तु का हम देख रहे हैं कि ताप क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, घट जाता है, ये हमारा तापमान है। तो तापमान जो देख रहे हैं आप, तो तापमान इसका प्रमुख तत्व है। और तापमान के बारे में आप लोग जैसा कि जानते हैं कि तापमान किसी क्षेत्र विशेष में बहुत अधिक ऊंचा भी हो जाता है, बहुत अधिक नीचा भी हो जाता है, तापांतर बहुत अधिक भी हो जाता है, कहीं तापांतर में कमी भी देखने को मिलती है। तो ये आप जो देख रहे हैं इसे हम तापमान कहते हैं। और ये भी ध्यान रखिए तापमान का जलवायु पर अंतर क्या है कि जैसे ही धरातल से आप 165 मीटर ऊंचाई पर जाते हैं तो आपके तापमान में क्या होती है, कमी होने लगती है। अर्थात धरातल से जस जस आप ऊंचे जाते हैं, किस मंडल तक, केवल क्षोभ मंडल तक, तो तापमान में 1 अंश का ह्रास होता है। कब, 165 मीटर की ऊंचाई पर। जितने आप ऊंचे जाएंगे, देखते होंगे कि पर्वतीय क्षेत्रों में जाते हैं तो तापमान आपका कम होता है। क्यों कम होता है मैदानी क्षेत्रों की अपेक्षा, क्योंकि वहाँ का ऊंचाई समुद्र तल से ऊंचाई अधिक रहती है। तो तापमान का अंतर भी देखने को मिलता है जलवायु पर। तो यह जलवायु का एक प्रमुख तत्व है तापमान।
अब बात करते हैं वायु दाब के बारे में। वायु दाब क्या होता है? तो देखिए, वायु दाब से तात्पर्य यहाँ पर तापमान से ही जुड़ा हुआ है। जैसे जैसे तापमान आपका अधिक होगा, कोई क्षेत्र विशेष है, मान लीजिए हम लोगों का ही क्षेत्र विशेष है, हमारे बलिया जिला का ही क्षेत्र विशेष ले लेते हैं, और यहाँ का तापमान अधिक ऊंचा है। इस समय मान लेते हैं औसत तापमान लगभग 32-33 के आसपास हो, न्यूनतम 26 हो और अधिकतम 40 के आसपास पहुँचा हो। तो बीच का औसत हम लेते हैं, मान लेते हैं 20-32 के आसपास अगर पड़ता है औसत तापमान, तो अगर तापमान अधिक है तो वायु दाब क्या होगा? निम्न रहेगा। अगर किसी क्षेत्र विशेष का वायु दाब अगर तापमान अगर न्यून है, कम है, तो वायु दाब आपका क्या होगा? अधिक रहेगा। तो कहने का मेरा तात्पर्य यही है कि वायु दाब भी आपके जलवायु को प्रभावित करते हैं। अब बात करते हैं आर्द्रता की, नमी की। तो जैसा कि आप जानते हैं कि वायुमंडल का निर्माण 3 तत्वों से हुआ है, जिसमें आपकी जल की बूंदें हैं, जिसे जलवाष्प के नाम से आप लोग जानते हैं, धूल के कण हैं और गैसों का सम्मिश्रण है। 3 बिंदुओं से हुआ है। तो आर्द्रता क्या है? जैसे मान लीजिए जल है धरातल पर, जल वाष्पित होकर इस वायुमंडल में फैल जाता है और उसी को हम आर्द्रता के रूप में लेते हैं। तो अब किसी क्षेत्र विशेष में कहीं आर्द्रता अधिक मात्रा में पाई जाती है, कहीं पर कम मात्रा में पाई जाती है। तो ये जो देख रहे हैं ये तापमान के आधार पर है, तो ये भी कहीं ना कहीं जलवायु के आपके क्या है? तत्व है। इसके बाद वर्षा भी है, वर्षा का होना भी आपका जलवायु के तत्व है। तो आपकी परीक्षाओं में अगर लिखने को आए तो जलवायु के तत्वों में मुख्य रूप से आप 4 का वर्णन आप कर सकते हैं, जिसमें तापमान हो गया, वायु दाब हो गया, आर्द्रता हो गया, वर्षा हो गया। अब आइए बात करते हैं मौसम एवं जलवायु में अंतर के बारे में। मौसम और जलवायु में क्या अंतर है, इस पर हम थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। मौसम और जलवायु परीक्षाओं में आपको आए तो मौसम और जलवायु को 2 पार्टों में बांट लीजिए। सबसे पहले देखिए मौसम लिखा है, पहला है कि मौसम वायुमंडल की अल्पकालीन दशा को कहते हैं। वायुमंडल की जितनी भी दशाएं हैं, जैसे वायु हो गया, तापमान हो गया, वर्षा हो गया, आर्द्रता हो गया, इसके क्षणिक यानी अल्पकालिक दशा को क्या कहते हैं? मौसम कहते हैं। और जलवायु किसे कहते हैं? तो जलवायु वायुमंडल की दीर्घकालीन दशा को कहते हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि 1 नंबर जो आपका अंतर है कि वायुमंडल अल्पकालीन दशा को कहते हैं, जलवायु क्या होता है? दीर्घकालीन दशा को कहते हैं। दूसरा है कि मौसम का क्षेत्र सीमित रहता है। मौसम कुछ समय के लिए होता है, 1 दिन 2 दिन सप्ताह भर तक का होता है, लेकिन जलवायु का क्षेत्र क्या होता है? विस्तृत होता है। अब आते हैं तीसरा है मौसम परिवर्तन कुछ घंटों के लिए हो सकता है। तो तीसरा जलवायु में क्या है कि जलवायु अल्पकालीन परिवर्तन नहीं होते हैं। मैंने कह रहा है कि मौसम परिवर्तन कुछ घंटों के लिए होता है, लेकिन जलवायु में अल्पकालीन परिवर्तन नहीं होते हैं। चौथा है जिन स्थानों का मौसम हमेशा खराब रहता है वहाँ की जलवायु कभी भी अच्छी नहीं होती। इसमें जलवायु में है कि जिन स्थानों की जलवायु अच्छी रहती है वहाँ का मौसम खराब हो सकता है। पांचवा है मौसम मनुष्य के दैनिक जीवन पर प्रभाव डालता है। मौसम मनुष्य के दैनिक जीवन पर प्रभाव डालता है, लेकिन जलवायु क्या होता है? मनुष्य के व्यवसाय पर प्रभाव डालता है। जैसा जलवायु रहेगी वैसे वहाँ पर व्यवसाय किया जाता है। देखते हैं उद्योग धंधे लगाए जाते हैं तो जलवायु क्लाइमेट के आधार पर लगाए जाते हैं। तो ये आपका अंतर हो गया मौसम और जलवायु में, जो आपकी परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण है। मौसम और जलवायु में क्या अंतर है, तो इसको आप तैयार कर लीजिएगा। इसके बाद अब हम लोग शुरू करते हैं जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक। ये भी परीक्षाओं में आपका पूछ देता है कि जलवायु के प्रभावित करने वाले कौन कौन कारक हैं, इनका उल्लेख कीजिए। तो ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान से देखिए। जलवायु को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं, देखिए यहाँ लिख दिया गया है। अक्षांश की स्थिति है, अक्षांश की स्थिति क्या है उसके बारे में चर्चा करेंगे। समुद्र तट से दूरी है उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। तीसरा है समुद्र सतह से ऊंचाई भी दिया है। चौथा धरातल की बनावट भी है, और अगला आप देखिए पवनों की दिशा भी है, और एक पर्वतों की दिशा भी है। इस आधार पर जलवायु प्रभावित होते हैं। इन कारकों का हम वर्णन एक एक करके आपको करते हैं। देखिए सबसे पहले लिखा है अक्षांश की स्थिति। अक्षांश की स्थिति में के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि पृथ्वी एक गोलाकार आकृति में है, और जो पृथ्वी के ठीक बीचों बीच से जो रेखा जाती है उसको हम लोग भूमध्य रेखा के नाम से जानते हैं। भूमध्य अक्षांश रेखा है। इसके ऊपर जस जस आप जाएंगे तो आप ध्रुवों तक पहुंचते हैं, तो आपको जब जैसे उच्च अक्षांशों पर जाते हैं तापमान कम होने लगते हैं, और निम्न अक्षांशों पर तापमान क्या होते हैं? अधिक होते हैं। ऐसा क्यों होता है? अगर श्यामपट्ट रहता तो आपको अच्छे से समझाते। जब आप सभी लोग जानते हैं कि जो सूर्य है, सूर्य का जो ऊर्जा है, सौर ऊर्जा है, सूर्य हमेशा लंबवत बीच में चमकता है। देखते होंगे कि 23.5 अंश उत्तरी अक्षांश और 23.5 अंश दक्षिणी अक्षांश।
23.5 अंश उत्तरी और 23.5 अंश दक्षिणी, इसी के बीच में सूर्य हमेशा क्या होता है, चलता रहता है। मैंने इसी के आधार पर इसी बीच के क्षेत्रों में सूर्य का प्रकाश लंबवत पड़ता है। कभी सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत चमकता है, कभी मकर रेखा पर लंबवत चमकता है, और बीच की स्थिति में हमेशा सदैव बीच में आसपास के क्षेत्रों में बना रहता है। तो इसके आधार पर अक्षांश की स्थिति का यहाँ जलवायु का प्रभाव का कारण बस यही है कि अगर निम्न अक्षांशों पर था 0 अक्षांश, निम्न मतलब 0, और उच्च अक्षांश का मतलब कि 90 अक्षांश होता है उत्तर और 90 दक्षिण होता है। तो 0 से लेकर के 23.5 का जो क्षेत्र आप देख रहे हैं, तो अर्थात निम्न अक्षांशों पर तापमान अधिक रहता है। तो जब तापमान अधिक रहेगा तो जलवायु वहाँ की उसके आधार पर रहेगी। अगर वहीं निम्न अक्षांश उच्च अक्षांशों पर चले जाते हैं तो उच्च अक्षांशों पर तापमान निम्न बन जाता है। देखे होंगे ध्रुवों पर बर्फ जमी रहती है, तो जमी रहती है तो वहाँ की जलवायु, वहाँ का क्लाइमेट अलग रहेगा। तो कहने का तात्पर्य है कि जलवायु को प्रभावित करने वालों में अक्षांश की स्थिति भी महत्वपूर्ण है। अक्षांश की स्थिति क्या करती है, जलवायु को प्रभावित करती है। अगला हम चर्चा करते हैं समुद्र तट से दूरी। समुद्र तट से दूरी से तात्पर्य यहाँ पर यह है कि समुद्रों की स्थिति जलवायु को प्रभावित करती है। वे स्थान जो समुद्र के समीप होते हैं उन क्षेत्रों की जलवायु क्या होती है, सम होती है, और समुद्रों से दूर स्थानों पर तापमान विषम पाया जाता है। सागरीय धाराएं भी निकटवर्ती स्थानीय भागों को ही प्रभावित करती हैं। जो सागरीय धाराएं हैं, निकटवर्ती जो क्षेत्र हैं उसको प्रभावित करती हैं, और ठंडी धाराओं के निकट का क्षेत्र अधिक ठंडा होता है और गर्म जलधाराओं के निकट का जो क्षेत्र है उष्ण होता है। इस प्रकार समुद्र का प्रभाव भी जलवायु को प्रभावित करता है। कहने का तात्पर्य है कि समुद्र तटीय किनारा है और कोई गर्म जलधारा वाला जब क्षेत्र है तो उसके आसपास के जब जाएंगे मैदानी भागों में, समुद्र के तट के आसपास के क्षेत्र में, तो वहाँ की जलवायु गर्म रहेगी। अगर वही ठंडी समुद्र धारा है और ठंडी समुद्र धारा है तो उसके आसपास का क्षेत्र क्या होगा, ठंडा होगा। तो कहने का तात्पर्य है कि समुद्र की जो धारा है वो भी क्या करती है, कहीं से न कहीं समुद्र की जो दूरी है वो भी, समुद्रों का भी प्रभाव जलवायु पर पड़ता है। अगला दिया है समुद्र सतह से ऊंचाई। इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। समुद्र सतह से ऊंचाई से तात्पर्य आपको यहाँ पर यह है कि आप जैसे ही आप लोग जानते भी होंगे, पीछे अभी बताया हूँ इस वीडियो में ही, कि समुद्र सतह से जस जस आप ऊपर जाएंगे, जो अब वायुमंडल में आप जाते हैं, धरातल से ऊपर उठते हैं, वायुमंडल में जाते हैं। वायुमंडल के भी आपको 5 परत हैं, उसमें जो पहला लेयर है क्षोभ मंडल जो आप देख रहे हैं, तो जस जस आप ऊपर जाते हैं कितना 165 मीटर, तो 1 अंश तापमान में ह्रास होता है, कमी होती है। तो समुद्र सतह से ऊंचाई से तात्पर्य है कि जस जस ऊंचे वाले भागों में आप जाते हैं तो उसका तापमान क्या होता है, कम होता चला जाता है। तो वहाँ की भी जलवायु में भिन्नता देखने को मिलती है। जैसे हम भारत की जलवायु को ले लेते हैं, तो भारत की जलवायु में आप देखेंगे कि जिन क्षेत्रों में जाते, जैसे हमारे दक्षिण क्षेत्रों में चले जाए, दक्षिण भारत में चले जाए, तो उसका तापमान अधिक रहता है। किसकी तुलना में, उत्तर भारत की तुलना में। उत्तरी पर्वतीय क्षेत्रों का तापमान और निम्न रहता है, क्योंकि उसका समुद्र तल से ऊंचाई और अधिक है, पर्वतों की ऊंचाई अधिक रहती है। अगर आपको न समझ में आता हो तो आप जाएंगे किसी भी रेलवे स्टेशन पर जाइए, तो रेलवे स्टेशनों पर जरूर लिखा रहता है, प्रत्येक अगर लिखा कोई भी रेलवे स्टेशन का नाम लिखा उसके नीचे जरूर बेंचमार्क लिखा रहता है, समुद्र तट से ऊंचाई लिखी रहती है कि 76 मीटर ऊंचाई है, कि 100 मीटर है, कि 500 है, कि 400, मैंने जितनी ऊंचाई पर है उसकी ऊंचाई का दर्शाया जाता है। तो समुद्र तट से जितना ऊंचा जाएंगे तापमान में अंतर आता है, और यह भी जलवायु को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। अगला है धरातल की बनावट। धरातल की बनावट से तात्पर्य आपको ये है कि हमारा जो ऊंचावच है, धरातल का जो, पृथ्वी का जो ऊंचावच है वो एक समान नहीं है। आप लोग जानते हैं कि ऊंचावचों को भी 3 प्रकार में बांटा गया है। प्रथम प्रकार के ऊंचावच, द्वितीय प्रकार के ऊंचावच, तृतीय प्रकार के ऊंचावच। प्रथम प्रकार के ऊंचावच में वो आते हैं जो सबसे अधिक विस्तृत क्षेत्र में पाए जाते हैं, जैसे महाद्वीप हो गया, महासागर हो गया, जो सबसे बड़े स्तर पर पाए जाते हैं पृथ्वी पर। द्वितीय प्रकार के ऊंचावच वो होते हैं जो थोड़ा सा उससे मध्यम स्तर के, जैसे समुद्र हो गया, नदी हो गया, मैदानी क्षेत्र हो गया, पर्वत हो गया, ये द्वितीय प्रकार के ऊंचावच में आते हैं। तथा तृतीय प्रकार के ऊंचावच में वे आते हैं जो इनके रूप परिवर्तन से बनते हैं। जैसे आप डेल्टा का नाम सुनते हैं, नदियाँ डेल्टा बनाती हैं, गार्ज का नाम सुने होंगे, जलप्रपात का नाम सुने होंगे। तो मैंने जो आकृतियां बनकर तैयार होती हैं, वी आकार की घाटी का नाम सुने होंगे, ये सब क्या है, तृतीय प्रकार के ऊंचावच में है। तो कहने का तात्पर्य है कि धरातल का जो ऊपर की जो बनावट है, रूप परिवर्तन है, यह भी कहीं न कहीं जलवायु को प्रभावित करता है। जैसे मान लीजिए पर्वत है, पर्वत बहुत ऊंचे हैं, तो पर्वत ऊंचे हैं तो वहाँ का क्लाइमेट अलग रहेगा, वहाँ की जलवायु क्या रहेगी, अलग रहेगी। वहाँ तापमान निम्न रहेगा, बर्फ जमे रहेंगे, वहाँ की वनस्पतियाँ अलग प्रकार की पाई जाएंगी।
अभी आप चले जाएंगे रेगिस्तानी क्षेत्र में, उसकी जलवायु कुछ अलग पाई जाएगी, उसका ऊंचावच कुछ अलग है। अभी आप चले जाएंगे नदियों का मैदानी बेल्ट है तो वहाँ की जलवायु कुछ अलग आपको देखने को मिलेगी। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि जो हमारे ऊंचावच में विभिन्नता है, धरातल की बनावट में जो भिन्नता है, वो भी क्लाइमेट को प्रभावित करती है, जलवायु को प्रभावित करती है। अगला हम चर्चा करते हैं पवनों की दिशा के बारे में। जानते हैं कि पवनों की दिशा भी जलवायु को प्रभावित करती है। अगर ठंडे स्थानों की ओर से आने वाली कोई हवा है, उष्ण होती है और तापमान को बढ़ा देती हैं, इस प्रकार हवाएं जलवायु को प्रभावित करती। कह रहा है कि अगर ठंडे स्थानों की ओर अगर कोई हवा, गर्म हवा आ रही है, मान लीजिए कोई यहाँ का स्थान विशेष है, यहाँ इस समय वर्तमान में ठंडी अवस्था है, और कोई गर्म क्षेत्र से हवा आ रही है, तो फिलहाल जितने समय के लिए जब हवा आएगी तो इस क्षेत्र का तापमान क्या करती है, थोड़ा सा बढ़ा देती है, क्लाइमेट को चेंज कर देती है। तो ये भी क्या होता है, जलवायु को प्रभावित करती है, पवनों की दिशा भी। तो आपने चर्चा किया कि जलवायु को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं। तो आपको सबसे बताया कि सबसे पहली स्थिति होती है अक्षांश की स्थिति। अक्षांश भी क्या होते हैं, प्रभावित करते हैं, किस आधार प्रभावित करते हैं, आपको बता ही दिए कि निम्न अक्षांशों का तापमान अधिक रहता है, उच्च अक्षांशों पर जाएंगे तो तापमान नीचे होता जाता है, निम्न होता जाता है। तो इसके आधार पर भी जलवायु पर प्रभाव पड़ता है। समुद्र से दूरी भी प्रभावित करती है, समुद्र सतह से ऊंचाई भी प्रभावित करती है, समुद्र से दूरी भी प्रभावित करती है। उसके बाद पवनों की दिशा भी प्रभावित करती है। तो ये था जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक, इसको आप तैयार कर लीजिए, यह आपकी परीक्षाओं में आते हैं, बहुत ही अति महत्वपूर्ण प्रश्न था। तो आपको अभी चर्चा किए हैं जलवायु किसे कहते हैं, जलवायु की अर्थ परिभाषा हो गया, उसके बाद जलवायु के तत्व हो गए, जलवायु के तत्व के बाद हमने जलवायु और मौसम और जलवायु में अंतर भी बता दिया, उसके बाद जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक भी हो गए। आपके सिलेबस में भारत की जलवायु के बारे में दिया है, तो विस्तृत नहीं, थोड़ा सा शॉर्ट में इसको यहाँ हम समझा देते हैं कि भारत की जलवायु के बारे में भी इसको भी थोड़ा सा देख लीजिए। आइए देखते हैं भारत की जलवायु के बारे में। तो देखिए, सबसे पहले भारत की जलवायु को, क्लाइमेट ऑफ इंडिया, भारत की जलवायु के बारे में जानने से पहले ये हम लोग समझ लें कि भारत की जलवायु पर वहाँ की स्थिति क्या है, उसका विस्तार क्या है और उसकी प्राकृतिक रचना क्या है, इसका प्रभाव पड़ता है इसकी जलवायु पर। तो भारत की स्थिति का मतलब ये हुआ कि भौगोलिक स्थिति में किस आपके गोलार्ध में है, कितनी दूरी पर है, अक्षांशीय विस्तार क्या है। इसके बाद प्राकृतिक उसकी रचना क्या है, उसकी बनावट कैसी है, इसका प्रभाव पड़ता है भारत की जलवायु पर। इसके फलस्वरूप जैसा कि आप जानते हैं कि भारत का ऊंचावच भी एक समान नहीं है। भारत के ऊंचावच में, धरातल में भी असमानता देखने को मिलती है। कहीं भारत में ऊंचे ऊंचे पर्वतीय चोटियां हैं, तो कहीं पठारी क्षेत्र है, तो कहीं नदियों का मैदानी क्षेत्र है, तो कहीं मरुस्थलीय क्षेत्र है, तो कहीं पर समुद्र तटीय क्षेत्र है। तो जहाँ जैसा जैसा क्षेत्र विशेष है उसका भी प्रभाव भारत में पड़ता है, उस आधार पर जलवायु में आपको प्रभाव देखने को मिलता है। इसके फलस्वरूप देश के विभिन्न भागों में कहीं गर्मी पड़ती है, कहीं सर्दी पड़ती है, कभी वर्षा की मात्रा होती है। तो इसके आधार पर गर्मी, सर्दी, वर्षा हमारे देश में देखने को मिलता है। हिमालय पर्वत मध्य एशिया की ओर से चलने वाली ठंडी हवाओं को रोक लेता है। भारत के मध्य में एक कर्क रेखा भी है। जैसा कि आप जानते हैं कि हिमालय पर्वत को आप लोग सुने भी होंगे कि यह प्रहरी के रूप में कार्य करता है। ठीक क्या होता है कि मध्य एशिया का जो क्षेत्र है, जो ठंडा क्षेत्र, वहाँ से जो बर्फीली हवाएं चलती हैं उसको रोक लेता है। तो इसके कारण उसका प्रभाव हम लोगों के क्षेत्र में नहीं पड़ पाता है। तो हम लोगों का एक हिमालय भी मुख्य है। इसके बाद भारत के मध्य में कर्क रेखा है, और कर्क रेखा के बारे में आप लोग जानते भी होंगे, जैसे पीछे अभी चर्चा की है कि अक्षांशीय स्थिति बताया कि कर्क से मकर रेखा के बीच का क्षेत्र क्या होता है, उष्ण होता है। और जब कर्क रेखा पर सूर्य लंबवत चमकेगा तो इसका भी कहीं ना कहीं प्रभाव पड़ेगा, ऋतुओं पर प्रभाव पड़ेगा। जब कर्क रेखा पर लंबवत चमकेगा तो क्या होगा, तापमान अधिक होगा, गर्मी बढ़ेगी, ग्रीष्म ऋतु हो जाएगी। लेकिन यही सूर्य जब मकर रेखा के क्षेत्रों में चला जाता है तो भारत से बहुत दूर सुदूर चला जाता है। जब सुदूर चला जाएगा तो भारत में क्या होगी, ठंडी ऋतु का स्थान पड़ सकता है, ठंडी ऋतु पड़ सकती है। तो यही है कि भारत के मध्य में कर्क रेखा है। जब सूर्य उत्तरायण होता है तो भारत के मैदानी भाग गर्म हो जाते हैं, और भारत की जलवायु भी क्या है, मानसूनी है। मौसम के अनुसार मानसूनी हवाओं की दिशा बदलती रहती है। मौसम के अनुसार मानसूनी हवाओं की दिशा बदलती रहती है। ग्रीष्म ऋतु में अरब की हवाएं दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर चलती हैं, लेकिन बंगाल की खाड़ी से गंगा और महानदी के मुहाने से उत्तर पश्चिम की ओर चलती हैं। इसके विपरीत शीत ऋतु में मानसूनी हवाएं भूमि से समुद्र की ओर चलती हैं। ध्यान रखिएगा, ग्रीष्म ऋतु में क्या होता है कि
समीर से स्थल की ओर हवाएं चलती हैं और उसी का प्रभाव मानसून ही देखते हैं कि मानसून भारत में प्रवेश करता है और उसी आधार पर वर्षा होती है। मानचित्र रहता तो यहाँ पर आपको स्पष्ट समझाते नीचे समुद्र तट के माध्यम से कि जब मानसून भारत में प्रवेश करता है तो इसी का प्रभाव है। क्या होता है कि ग्रीष्म ऋतु में हवाओं की दिशा होती है वो समुद्र से स्थल की तरफ आती है, तो नीचे दक्षिणी क्षेत्र से जब समुद्र के आती हैं तो उसी आधार पर मानसून आता है भारत में और यही मानसून 2 जलधाराओं में बंट जाता है। तो कहने का तात्पर्य मेरा ये है कि शीत ऋतु में मानसूनी हवाएं भूमि से समुद्र की ओर चलती हैं, लेकिन यही ठंडी ऋतु जब आती है तो यही दिशा क्या हो जाती है, बदल जाती है, स्थल से समुद्र की तरफ हो जाती है। ठीक, तो इस आधार पर भारत में भी 3 प्रकार की ऋतुओं पाई जाती हैं। जलवायु में जो परिवर्तन है, बार बार भारत की जलवायु में जो परिवर्तन देखने को मिलता है, इसके आधार पर 3 ऋतुएं प्रमुख रूप से पाई जाती हैं। जिसमें सबसे पहली ऋतु है शीत ऋतु, दूसरी है ग्रीष्म ऋतु, तीसरी है वर्षा ऋतु। तो शीत ऋतु का तात्पर्य यहाँ ये है कि शीत ऋतु कब प्रारंभ होती है, नवंबर से लेकर फरवरी तक ये चलती है शीत ऋतु। ग्रीष्म ऋतु कब आता है, तो ठंडे ऋतु के बाद मैंने शीत ऋतु के बाद ग्रीष्म ऋतु आता है। मार्च से लेकर जून का महीना जो होता है आपका ग्रीष्म ऋतु होता है और उसके बाद जो तीसरी ऋतु होती है वर्षा ऋतु, यह जुलाई से शुरू होकर के अक्टूबर तक चलता है। तो 3 प्रमुख ऋतुओं में बांटा गया है। यह क्या है, भारत की जलवायु परिवर्तन का कारण है। भारत में आपको हमेशा ये परिवर्तन देखने को मिलता है। तीनों, कभी वर्षा आएगी, कभी गर्मी आएगी और कभी ठंडा, तीनों प्रकार का रूप आपको देखने को मिलता है। तो भारत की जलवायु में काफ़ी विभिन्नता देखने को मिलती है। कारण यह है कि यहाँ की प्राकृतिक रचना में भी क्या होता है, अंतर देखने को मिलता है। इस टॉपिक में आज जलवायु के अर्थ के बारे में, जलवायु की परिभाषा, जलवायु के कौन कौन से तत्व हैं, इसके बारे में भी चर्चा की गई। इसके बाद मौसम और जलवायु में क्या अंतर है, भी परीक्षाओं में आता है, इस पर चर्चा की गई। साथ ही जलवायु को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं, इस पर भी चर्चा की गई। और अंत में भारत की जलवायु क्या है, इसकी भी चर्चा की गई। इस वीडियो को अगर न समझ में आए तो दोबारा भी देख लीजिएगा। इतने देर तक वीडियो में आप सभी लोगों को बने रहने के लिए धन्यवाद।